यस सर। ओके सर। अच्छा सर, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा देख, बेसिकली हम लोग रिटर्न फाइलिंग का डिस्कशंस कर रहे थे, उसमें लास्ट दिन थोड़ा डिटेल्स में चर्चा चल रहा था। एक टॉपिक चल रहा है ना, रिटर्न फाइलिंग का डिटेल मैंने लॉ, रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड मैटर्स में आपको क्या क्या चीज़ें हो याद रखना पड़ता है, या फिर फॉर एग्जाम पर्पस एज वेल एज फॉर रियल लाइफ वर्क पर्पस। ठीक है, ये सभी पेपर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम का नहीं है सर। टैक्स जो है ना, इसको हम लोग ये सीए लाइन में बोलते हैं, सीएमए लाइन में बोलते हैं कैश काउ। क्या बोलते हैं सर? कैश काउ। कैश काउ समझते हो? यस सर, गुड आफ्टरनून। यस नील, गुड आफ्टरनून। कैश काउ माने जय गुरु दूध है, जो गाय दूध देता है। अब दूध देने से क्या होता है ना, जिसके घर में गाय दूध देता है वो दूध खुद के बच्चे को भी खिला सकता है और बाहर बेच भी सकता है ना। इसीलिए तो गाय हमारी माता है ना। तो पॉइंट इज दैट कि ये कैश काउ क्यों बोला जाता है टैक्स को? कि टैक्स से ना काफी अच्छा इनकम होता है। माने ऑडिट तो एक सब्जेक्ट है ही जिसके ऊपर बेस करके अकाउंट्स एंड ऑडिट का काम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते ही है, सीए में लोग। लेकिन टैक्स का काम सीए हो, सीएस हो, सीएम हो, हर कोई टैक्स का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, फॉर्म ओपन करके। और कंपनी का भी जो टैक्स रिलेटेड मैटर्स है उसको संभाल के, जब आप जॉब करते हो तो आपको कंपनी का सारा टैक्स रिलेटेड मैटर समझना पड़ता है। और अगर आपका खुद का फार्म हो तो आप वहां पर इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड मैटर्स में काम करके अपना ब्रेड एंड बटर आराम से जुगाड़ लगा सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग इसको कैश काउ बोलते हैं। ये सारे लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं, लॉ टैक्स रिलेटेड, ईच एंड एवरी लॉ जो है ना, ये आपको उसी कैश काउ की तरफ, एक एक लॉ एक एक कैश काउ की तरफ और बढ़ाता है। समझे सर? जितना लॉ जानोगे, जितना समझ नॉलेज रखोगे, उतना ज्यादा क्लाइंट को प्रॉपरली सजेस्ट कर पाओगे। क्लाइंट को सजेस्ट करने के लिए चाहिए क्या होता है? सही टाइम पे सही नॉलेज, और क्या चाहिए? अगर थोड़ा बहुत घोटाला करने का भी मौका मिले ऐसे जगह रख के, हम घोटाला का मतलब ये नहीं कि एकदम करप्शन कर दो। घोटाला का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जगह रख के अगर आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरह से वो अपना टैक्स को मैनेज कर सकता है, तो बहुत हेल्पफुल होता है उसको भी और आपका भी थोड़ा फायदा हो जाता है। तो जितना पहले तो नॉर्मल नॉलेज को प्रॉपर करो, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का काम समझ में आ जाएगा। वो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, वो जब आप लोग आगे जाके फार्म में काम करोगे और समय बिताओगे ना, खुद को माथा लग जाएगा कि कहाँ क्या कर सकते हैं, क्या करने से थोड़ा बहुत टैक्स बचा के मैंने जो टैक्स पेयर्स है उनका थोड़ा मदद मैंने फायदा करा सकते हो, और उसके फायदे से आप अपना फायदा करा सकते हो। कंपनी का भी टैक्स का थोड़ा सा मैंने रिकवर कर सकते हो, एटलीस्ट जितना हो सके। देखो भाई, पैसा देने के मामले में हम लोग ऑलवेज, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या कॉर्पोरेट लेवल, ऑलवेज ट्राई की थोड़ा कम देना पड़े, हाँ या ना। ये एक बेसिक नेचर है ना हम लोग। तो अगर लीगली उस चीज को आप बना सकते हो तो करो। इसलिए रूल्स रेगुलेशन से बोर नहीं होना है, रूल्स रेगुलेशंस को समझना है कि क्यों है, किस लिए है, क्या पर्पस है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन किए थे, याद है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, और उस ट्रांजैक्शंस में आपको बेसिकली क्या बोला सर, बोलो। पैन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मली ये कॉमन सेंस में ये चीज पता चला था कि 50,000 तक का ट्रांजैक्शंस पे पैन नहीं चाहिए होता है, 50,000 क्रॉस करने से पैन का जरूरत होता है। ये जो ओवरऑल रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर है, इसमें मेन मेन सेक्शन क्या है? कंपलसरी फाइलिंग 139 सबसेक्शन 1 बहुत वाइटल है, इसलिए बार बार बोलता हूँ। रिटर्न ऑफ लॉस 139(3), रिलेटेड रिटर्न 139 सबसेक्शन 4, रिवाइज रिटर्न 139 सबसेक्शन 5, अपडेटेड रिटर्न। ओह सॉरी सर, तो ऑनलाइन में स्क्रीन शेयर नहीं, कभी आप लोगों का भूल जाता हूँ, कभी इन लोगों का भूल जाता हूँ। एक तो भूलना ही है मुझे, ठीक है, कसम खा के रखे। आज सुबह भी घर पे बहुत सारा चीज भूल गया, तो भाई आए हैं अभी, आज तो कुछ दिन से हम लोगों के साथ है। मैंने नॉर्मली वो मीटिंग में रहते हैं, तो मैम को बोल रहे हैं, मैंने भाई एक्चुअली मैम का ही अपना भाई है, मेरा भाई ऑब्वियसली। ऐसे तो नॉर्मली साला बोलते हैं हमारे भाषा में, साले साले।
तो भाई बोलता है कि अरे ये सब भूल जा रहा है, इसको बादाम खिलाओ यार। ठीक है, बादाम मैंने समझते हो? हाँ हाँ, आलमंड बादाम, अखरोट खिलाओ, बोले ये सब भूलने का बीमारी आ गया इसको। ठीक है। फिर मैम मेरे को बोलता है मैं कौन हूँ याद है ना तुम्हें? इतना भूलने का बीमारी हो गया। क्या क्या? वो तो क्या सब बात कर रहा है मेरे बारे में। चलो ठीक है। अच्छा, कंपलसरी फाइलिंग हो गया 139 1 से लेके मोटा मोटी 139 सबसेक्शन 8A तक। ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। इंटरेस्ट एंड फार्निशिंग रिटर्न में अगर आप डिफॉल्ट करते हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, इसका मिस है ना ये सब क्लासेस, प्लीज मेरे से बैकअप ले लेना। 234A एंड 234F। 234A किस बारे में बात करता है? इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। और 234F क्या बात करता है? फी फॉर डिफॉल्ट इन फार्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। है ना, 1%, इसमें क्या इंटरेस्ट 1% पर मंथ, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। और फी फॉर कितना है नॉर्मली? 5,000 और 1,000। अगर 5 लाख तक का इनकम है तो 1,000 तक का फी होना होता है डिले करने में। और अगर 5 लाख से ज्यादा का इनकम है और रिटर्न फाइल में डिले करते हो तो 5,000 तक का फाइन भरना पड़ता है। और बाकी जो चैप्टर का अंदर का कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है? पैन नंबर का डिटेल्स, ठीक है, कि पैन क्या होता है, 139A। कोटिंग ऑफ आधार नंबर 139AA, मैं थोड़ा सा आज इसमें बात कर लूंगा, कल थोड़ा कम हुआ था। फी फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर 234H, इसमें भी थोड़ा सा बात किए थे। सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर 139B। पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम 140। सेल्फ असेसमेंट पहले ही बात हो चुका था 140A। एंड टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न में भी बात कर चुके थे 140B। ठीक है, ये दोनों में बात कर चुका था मैं। थोड़ा सा मुझे ये 139B 140 में थोड़ा बता देंगे, और कुछ क्वेश्चंस है उसको भी deal कर देंगे। इतना जल्दी आ गया? इतना जल्दी तो नहीं आता, क्या पता उसको जल्दी जाने का मतलब होगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा बात करना स्टार्ट करेंगे आधार से। ठीक है, कोटिंग ऑफ आधार, फी फॉर नॉन इंटीमेशन ऑफ आधार, सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम 140B, सब 140 एटसेट्रा। ठीक है, चलो। अच्छा, पैन पैन जहां जहां जरूरत है, अगर वहां पर पैन नहीं देते हो तो फिर फाइन समझ में आ गया था, 10,000, है ना। कोटिंग ऑफ आधार नंबर 139AA में बोला है, पैन के बारे में 139A में बोला है, और आधार के बारे में 139AA में बोला है। ये बेसिकली आपको ये बोल रहा था, मैंडेटरी कोटिंग ऑफ आधार नंबर। एक सेकेंड ना, कॉल लेना। तो who is every person who is eligible to obtain आधार नंबर is required to mandatory quote आधार नंबर। जिसके पास माने जो जिसके पास आधार नंबर होगा उसको आधार नंबर पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि
इन दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन, मैंने अगर आपको पैन अलॉट करना है तो वहां आधार चाहिए, रिटर्न ऑफ इनकम पे आधार चाहिए। ये कब बोला गया था जानते हो? इसके बारे में बोला गया था कोटिंग ऑफ आधार नंबर, मैंने कहा आधार कोड करना है मैंडेटरी इन रिटर्न्स फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2019। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 1 अप्रैल 2019 के बाद सर्कुलर निकला था। एक्चुअली ये टैक्स जो है ना सर, ये बेसिकली एक्ट से बना है, रूल से बना है और सर्कुलर से बना है। क्या किस किस से बनता है टैक्स? एक्ट से, रूल से और सर्कुलर से एज वेल एज नोटिफिकेशन से। ठीक है, मैंने एक्ट में तो पहले सारा बात बोल ही दिया गया, फिर आपको रूल्स के अंदर काफी अपडेट करते हैं, फिर कुछ अचानक से चेंज करना हो तो सर्कुलर लाते हैं, फिर बीच बीच में नोटिफाई भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब लॉ में इसी तरह से प्रोविजंस बनता है। तो टैक्स मैंने सिर्फ एक्ट में जो लिखा है वही नहीं, टैक्स मैंने रूल्स में भी जो आया वो भी, टैक्स मैंने सर्कुलर में जो आया वो भी, और नोटिफाई भी जो भी बीच बीच में करते हैं वो भी। तो एज पर 139AA सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 with effect from 1st July 2017, every person who is eligible to obtain Aadhaar number has to quote Aadhaar number in the return of income. The apex court, apex court माने सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड। एपेक्स कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट। तुम कुछ नाम सोच रहे थे क्या कि एपेक्स नाम का कोई कोर्ट होगा? तुम्हें क्या सोच रहे थे, हाई कोर्ट? इसी भावते पर एपेक्स माने सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोलता है। ठीक है, the apex court in a series of judgments has upheld the validity of section 139AA. Consequently, with effect from 1/4/2019, the CBDT, Central Board of Direct Tax, has clarified that it is mandatory to quote Aadhaar number while filing the return of income, unless specifically exempted as per any notification issued under section 139AA subsection 3. Thus, returns being filed either electronically or manually on or after 1/4/19 cannot be filed without quoting the Aadhaar। इस तरह से बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो लागू। देश चलता किससे? संविधान से। संविधान का मेंटेन कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, है ना। जब भी कहीं जगह में संविधान का बात तोड़ने का बात आता है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, इसलिए कहीं पर भी अगर थोड़ा पढ़ने का मन हो रहा है ना आप लोगों को, मैंने जब किताब पढ़ते हो घर पे, जो भी स्टडी मैट आपके पास है, आप देखना उसमें ना बीच बीच में आपको ना इस तरह का नोटिफिकेशन वगैरह दिखेगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना तो नोटिफाई भी क्या किया था वो भी समझ में आएगा। तो पढ़ने के टाइम पे ना ज्यादा कंजूसी करके नहीं पढ़ाई करना चाहिए, स्पेशली सीएससी सीएमए फील्ड में तो बिल्कुल नहीं। बीकॉम लेवल का पढ़ाई में कंजूसी कर सकते हो, भाई ये छोड़ दे, ये सब कौन पढ़ता है, कोई देखता ही नहीं है ना क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखो हमें नोटिफाई भी पढ़ना पड़ता है कि कब क्या नोटिफाई किया। ऐसे आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में नोटिफाई, लेकिन आखिर कब से ये चालू हुआ है? अगर 2019 के बाद से चालू हुआ है तो 2019 से पहले तो था नहीं ना। ठीक है, तो मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, कल बोल रहा था ना कि जहां पर आधार नंबर अभी तक आपको मिला नहीं है, आप आधार का एनरोलमेंट आईडी से काम चला सकते हो। एनरोलमेंट आईडी क्या होता है? आधार के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो आपको तुरंत एक एनरोलमेंट आईडी दिया जाता है कि भाई बंदा ने तो आधार के लिए अप्लाई किया है, तो अभी एनरोलमेंट आईडी से काम चला ना, जो नॉर्मली 28 डिजिट के होते हैं। इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू प्रेस्क्राइब ऑथोरिटी, every person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and who is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to prescribed authority on or before 31st March 2022, notwithstanding the last date of intimating or linking of Aadhaar number with PAN। आजकल क्या हो गया, आधार से पैन लिंक है ना, वही बात बोला है। कब लास्ट डेट था? 31 मार्च 2022। It is clarified that with effect from 1/4/2019, it is mandatory to quote and link Aadhaar number while filing the return of income, either manually or electronically, unless specifically exempted in case specified। आगे बताते हैं, जो ऑलरेडी एक बार बोल भी दिया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सर अगर आधार फेलियर करते हैं तो? क्या उसका कुछ
फल भुगतना पड़ेगा क्या? If a person fails to intimate the other number, the PAN allotted to such person shall be made inoperative. अगर आप आधार इंटीमेट करना भूल जाते हो तो पैन इनऑपरेटिव हो जाता है आफ्टर द डेट सो नोटिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। जैसे कि अकॉर्डिंगली 114 ट्रिपल ए में बोला गया है द मैनर ऑफ मेकिंग परमानेंट अकाउंट नंबर इनऑपरेटिव, माने कब हम लोग किस किस केस में पैन को इनऑपरेटिव कर सकते हैं, तो उसका एक पूरा रूल के हिसाब से बोला है, इस रूल के सब रूल के अंदर बोला है। If a person who has been allotted PAN as on 1st July 2017 and is required to intimate his Aadhaar number under section 139 AA subsection 2 has failed to intimate the same on or before 31st March 2022, the PAN of such person the PAN of such persons would become inoperative and he would be liable for payment of fee in accordance with section 234H। याद रखिएगा ना, 234H याद रखना जरूरी है। रीड विद रूल 140 सबसेक्शन 5A इसके साथ भी रीड कर सकते हो। 234H के तहत आपको कितना फी भरना पड़ेगा? 1000। कितना फी भरना पड़ेगा सर? 1000। और क्या है? Where such person who has not intimated his Aadhaar number on or before 31st March 2022 has intimated his Aadhaar number under section 139 subsection A 139 AA subsection 2 after 31st March 2022 after payment of fee prescribed in section 234H, read with rule 114 subsection 5A, his PAN would become operative within 30 days from the date of intimation of Aadhaar number। माने अगर आप फी भर देते हो 31 मार्च 2022 के बाद, तो फी भरने के कितने दिन बाद? 30 दिन बाद, 30 डेज बाद आपका पैन वापस से ऑपरेटिव हो जाएगा, नहीं तो पैन इनवैलिड हो जाता जैसे पहले केस में हुआ था। फी भरने के 30 दिन के अंदर ऑपरेटिव हो जाना पड़ता। फिर क्या कहता है? ए पर्सन हुज पैन हैज बिकम इनऑपरेटिव, अगर किसी का पैन इनऑपरेटिव हो जाते हैं वुड बी लायबल फॉर फॉलोइंग फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस, उसको और क्या फल भुगतना पड़ सकता है? For the period commencing from the date as specified under subsection sub-rule 4 till the date it becomes operative. No refund of any amount of tax or part thereof due under the provisions of act. अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई रिफंड मिलना है, जैसे हम लोग एडवांस टैक्स का चैप्टर जब पढ़े थे, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, वहां पर हम लोग रिफंड कॉन्सेप्ट में बात किए थे कि एक क्वेश्चन में भी दिखाया था ना कि किसी का टैक्स अमाउंट इतना हो रहा था लेकिन पहले ज्यादा दे दिया था तो बाद में सरकार उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको रिफंड कर रहा है, याद है? एक क्वेश्चन में भी दिखाया था। तो अगर आपको कुछ रिफंड मिलना होता होगा किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो रिफंड क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाते हैं आपका रिफंड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो थोड़ा सा साइड हो गया, सॉरी तेरे से आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा साइड हो, दिख नहीं रहा है, तू है पर है नहीं। तो बचपन में ना क्रिकेट खेलते थे, वैसे बचपन में तो बॉल मारने के बाद ना बॉल गुम हो जाता था झाड़ी में, ठीक है? तो जब झाड़ी में बॉल गुम हो जाता था तो हम लोग सब ढूंढने जाते थे, ठीक है? सब कोई ढूंढता था, बहुत मैंने माथा खराब करने के बाद बॉल मिलता था। अब दिक्कत क्या होता था उस टाइम पे ना, हम लोग ऐसे पॉजिटिव बात करते थे। क्या पॉजिटिव? क्योंकि मैच डिले हो रहा है लेकिन बॉल नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोग ऐसे ही नेगेटिव होते हैं, नहीं मिलेगा यार छोड़ यार। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे जैसा, ठीक है, हर चीज में पॉजिटिविटी थोड़ा ढूंढने का कोशिश करता है। तो मैं बोलता हूँ अरे सुन सुन सुन, देख क्या, मैं देख बॉल हम लोगों को देख रहा है लेकिन हम लोग बॉल नहीं देख पा रहे। इसका हाँ मतलब ये सर, हम होता भी ऐसे ही बोलते थे। है, ऑनलाइन से भी जवाब आ रहे हैं, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है अगर बॉल हमें देख पा रहा है इसका मतलब बॉल मिलेगा। जिंदगी हर पड़ाव में बहुत कुछ सिखाता है सर।
प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग ईच एंड एवरी स्टेज में ना चीजों को सीखते नहीं है या फिर समझते नहीं है। रियलाइज कर लेना चाहिए समय के साथ साथ, ऐसे अनजाने में भी कर लो बट कर लो। क्या है ना, कौन सा काम कब क्या काम आता है किसी को नहीं पता। अब बड़ा होने के बाद सबको क्या है ना, मोटिवेशनल स्पीच सुनने जाना पड़ता है, या फिर यूट्यूब में बैठे बैठे मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता है। जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, सुनते हैं थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, फिर इसका जीवनी बताते हैं उसका जीवनी बताते हैं। ठीक है भाई, जो बता रहे उसका तो धंधा चल रहा है, लेकिन जो सुन रहा है इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। वो जो मोटिवेशनल स्पीच आपके दिल में आ रहा है ना, वो बस वो 5 मिनट का ही मोटिवेशन है। जैसे ही सो गए मोटिवेशन भी खत्म हो गया। इसलिए आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत ये सब करता रहता हूँ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते। बट मैं स्टूडेंट्स को ऑलवेज एक चीज बोलता हूँ कि मोटिवेट तो अंदर से होना है भाई। ठीक है, और तुम बाहर से कितना भी कोशिश कर लो, वो कुछ देर का बस मन भुलाने का है। किसी को भी सुन लो, बहुत अच्छा बोलता है सुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे ना सर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर किसी का जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। वही बॉल गुम होने की तरह, बॉल हमें देख रहा है इसका मतलब बॉल हमें मिलेगा। दैट मीन्स ये अंदर का मोटिवेशन है ना, जो आपको मजबूर कर रहा है कि हाँ भाई खेल के ही जाना है। खत्म होने से पहले तो बिल्कुल नहीं जाना है। जब तक बॉल नहीं मिलेगा ढूंढते रहेंगे, अगर दो भी बच जाए, ठीक है, माँ ढूंढने आ जाए फिर भी बॉल ढूंढ के ही जाएंगे। हमको तो लाठी लेके आता था घर से, माँ पापा चाचा जो है, ठीक है, सबके हाथ में डंडा लेके, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैच तो खत्म हो गया, मैं क्या बॉल ढूंढ रहा हूँ अभी भी, सब चला गया घर, तब भी बॉल ढूंढ रहे हैं। क्या है ना, अभी का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन शाम शाम का मैच का क्या होगा, बॉल तो चाहिए ना। बस इतना मोटिवेशन होना चाहिए। और स्पेशली अगर ऐसे ठंड का वेदर हो, ये नवंबर से मेरा चालू होता था अप टू फरवरी तक। बहुत मिस करता है सर वो सब दिन, बेकार फालतू का टीचर बन गया। देखो, तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाने से क्या होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेबल ऑन सच रिफंड। अच्छा, रिफंड में सरकार आपको इंटरेस्ट भी पे करते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। बिगिनिंग, अच्छा कौन से डेट से इंटरेस्ट बंद हो जाएगा, बिगिनिंग विद द डेट स्पेसिफाइड अंडर दिस पॉइंट, मैं आगे बताता हूँ। एंड एंडिंग विद द डेट ऑन विच इट बिकम्स ऑपरेटिव, मैंने बेसिकली जब से इनऑपरेटिव हुआ है तब से लेके ऑपरेटिव होने तक जितना इंटरेस्ट आपका काउंट होता है, वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है। और क्या हो सकता है, where tax is deductible at source in case of such person such tax shall be deducted at higher rate। टीडीएस नॉर्मल रेट से हाई रेट में काटा जाएगा इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 सबसेक्शन 206 डबल ए। where tax is collectible at source in case of such person such tax shall be collected at higher rate in accordance with provisions of section 206 डबल सीसी। मैंने लो रेट ऑफ टैक्स काम नहीं करेगा, सब हाई रेट बने। जब पैन इनऑपरेटिव होने का बहुत बड़ा बैम्बू है, दिमाग में रखिएगा। और ये 206 डबल ए और 206 डबल सी हम लोग टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अच्छा, सब रूल 4 में क्या बोला है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन थ्री अबव वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, दैट इज 1 जुलाई 2023, जिसमें सर्कुलर आया था इस डेट से। माने आपका इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा, 1 जुलाई 2023 से लेके जब तक आपका ऑपरेटिव नहीं होगा, यही बात यहाँ पर बोला गया। बस। अच्छा, clarifications on consequence of PAN becoming inoperative. These consequences would be with effect from 1st July 23 and continue till the PAN becomes operative. A fee of 1000 has to be paid to make the PAN operative by intimating the Aadhaar number. And आधार नंबर इंटीमेट कर दो तो पैन ऑपरेटिव हो जाएगा। ये सिंपल बात है, अगर पैन जिंदा है तो आधार के कारण जिंदा है, नहीं तो पैन मर जाएगा। क्या समझे, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, सांसों में मेरी सांस आई तो, अरे गाना नहीं है, ठीक है, मैंने पैन को सांस कहाँ से मिलता है, आधार से।
नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका सांस टूट जाएगा। एक कौन से उनका गाना गा रहा था मैं, सांस में तेरी ऐसे कर। हाँ जब तक है, नहीं सुनता है क्या? तो बेसिकली यहाँ पर तुम ऐसे गाना गा सकते हो। फैन बोलेगा मेरे को जिंदा करने के लिए, वो आधार के लिए गाना गाएगा। आजा आधार तू आजा, मुझे जान दे दे, ठीक है, मेरा जान जिंदा कर दे। ठीक है, कोई भी रोमांटिक गाना से जोड़ लो, अभी याद नहीं आ रहा है। याद रहेगा। ठीक है, मैं तुम लोग को बस ये सब चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा लाइन बताते जाएंगे। हाँ क्या। The consequence of PAN becoming inoperative would not be applicable to those person who have been provided exemptions from intimating आधार नंबर। चलो हम लोग इसको बोलते हैं, किसको किसको आधार मैंने एग्जेम्प्ट कर देते हैं। मैंने पैन ऑफ इनऑपरेटिव हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। The consequence of PAN becoming inoperative would not be applicable to those persons who have been provided exemptions from intimating Aadhaar number detailed point 6 below। चलो देखते हैं कि किसके किसके केस में ये पैन इनऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। मैंने आधार नंबर ना देने से भी इनके पैन को जान मिल जाएगा। ध्यान से सुनना। The provisions of section 139AA and provisions not to apply to certain person of class of persons 139AA relating to quoting of Aadhaar number code, however not applied to such person or class or classes of person or any state or part of any state as may be notified by the central government। मैंने इनके केस में आधार नंबर अगर कोट ना भी करता है तो पैन जिंदा रहेगा। ठीक है। Accordingly, the central government has notification number this। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर कोई याद रख लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। 11/5/2017 effective from 1st July 2017 notified that the provisions of section 139AA relating to quoting of Aadhaar number would not apply to an individual who does not possess the Aadhaar number or enrollment ID। फिर भी उसका पैन ऑपरेटिव रहेगा अगर आप आसाम में हो, जम्मू कश्मीर में हो एंड मेघालय में। तो जम्मू कश्मीर मेघालय तो समझ में आ रहा है, आसाम क्यों, मे भी क्वेश्चन है ना। हाँ, बांग्लादेशी बहुत घुसता है आसाम में, बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत प्रॉब्लम है। इतना बांग्लादेशी आसाम में घुसा है ना, माथा खराब करने वाला हालत। आसाम में घुस के आसाम की यूनिवर्सिटी में पढ़ के एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है। आसाम में आई थिंक गुवाहाटी में या सिलचर में, एनआईटी कहाँ है आई थिंक तुमको पता होगा, सिलचर में ना एनआईआईटी, वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल के होता है ना, नहीं एनआईआईटी बोल के, उसमें सिलचर एनआईआईटी में पढ़ने आया है बांग्लादेश। ऑब्वियसली फॉरेन वीजा में जैसे पढ़ने आते हैं बच्चे लोग बाहर से, बैठ के फेसबुक में बांग्लादेश में एंटी इंडिया पोस्ट चल रहा था ना, उसमें लव साइन दे रहा है। मैंने वहां पर बांग्लादेश में कोई कॉलेज का स्टूडेंट लोग एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं तो उसमें लव साइन मार रहे हैं, यस आई सपोर्ट योर कॉज, और इधर इंडिया में बैठे हैं, इंडिया के कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पता चला, कॉलेज ने उसके ऊपर कार्रवाई किया, सब कुछ प्रूव हुआ, फिर बोला तुम एक काम करो, जाओ बांग्लादेश जाओ, इधर नहीं रहना। सॉरी वगैरह बहुत कुछ मांगा, सरकार सुनना नहीं, आसाम सरकार बोले नहीं इसको भेजो अभी, इसको तब ठिकाना में लगेगा जब इसका करियर बर्बाद। तो फिर वहां से जाने के बाद उसको बार बार चिट्ठी दिया, बांग्लादेश सरकार से भी चिट्ठी आया, वापस ले लो वापस ले लो। तो फिर बोला कि एक काम कर सकते हैं, अभी तो लेंगे नहीं, अभी ऑनलाइन में क्लास कर सकता है, लेकिन एग्जाम भी देने आ सकता है, लेकिन इसको इंडिया में रहने का जगह नहीं। ऐसे आसाम में बहुत चल रहा है, इसीलिए तो एनआरसी जो कॉन्सेप्ट है, सीए एनआरसी सबसे पहले आसाम में ही लागू कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी कर दो, बट सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का हालत आसाम जैसा नहीं है। तो सीए एनआरसी इमीडिएट लागू करने के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशंस होते हैं
वो आसाम के लिए तो है, बट पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है। मैंने अगर सीएनआरसी लागू करना चालू करेगा ना, तो इन दैट केस सभी को ना अपना रजिस्टर करना पड़ेगा अपना सिटीजनशिप। तो इसमें ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है। हम लोगों को दिक्कत नहीं है, जो लोग सही है वो लोग जाएगा रजिस्ट्री में, एक बार साइन करके आ जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है। प्रॉब्लम कर देगा उनको दो जो लोग 2014 के बाद इधर आया है और इलीगल तरीके से आधार कार्ड लिया है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में तो मिल जाता है 25,000 30,000 में, नया आधार कार्ड दे देते हैं लोग, ठीक है। तो ये लोग फंस जाएगा, और ऐसे फंसेगा तो फिर क्या होगा ना, फिर बोलेगा कि आम आदमी में अत्याचार चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और वो लोग जो इलीगल किया उसका कुछ नहीं, फिर यहाँ का कुछ पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा मसीहा बन के सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, फिर क्या होगा, मारपीट और दंगा। और फिर बोलेंगे देखो पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, क्या कर रहा है होम मिनिस्ट्री, इंडिया जल रहा है। अरे भाई रीजन तो देखो क्या है, ये सब कोई नहीं देखता, जलने के बाद खबर छापता है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है अभी रहने दो, बंगाल को बाद में देखते हैं। इसलिए चुप है वेस्ट बंगाल के बारे में, इसलिए सरकार चुप है। जैसे यहाँ का बीजेपी जो पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोग तो काफी चिल्ला रहे हैं, इधर लागू करो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, स्पेशली नॉट 24, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी बैठे हैं, और साउथ 24 जो कोलकाता के, ये कोलकाता का इस साइड है, वो कोलकाता का उस साइड है, और नदिया बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, मुर्शिदाबाद बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है, मालदा बोल के एक डिस्ट्रिक्ट। ये 4 5 डिस्ट्रिक्ट काफी सेंसिटिव है। इन लोग के उधर भी बांग्लादेश बॉर्डर है, दिनाजपुर के वहां पर सिलीगुड़ी साइड में, बट वहां पर उतना सेंसिटिविटी नहीं है, बिकॉज वहां पर ना सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काफी अच्छे काम करते हैं, और उतना अच्छा एरिया तो है, बट महानंदा रिवर है ना, तो महानंदा रिवर के इस पार ही पश्चिम बंगाल है, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करता है उधर साइड से। इशू खत्म नहीं होता, समझ रहे हो सर? एक सेकेंड, अच्छा तुम लोग ये वाला पॉइंट को थोड़ा सा देखो, मैं भी कॉल लेता हूँ। कभी कभी
कौन सा एरिया होगा सर? अगर आप आसाम से हो, जम्मू कश्मीर से हो, मेघालय से हो, तो आपको ये सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है। कश्मीर तो समझ में आ ही रहा है, मेघालय में थोड़ा सा गवर्नमेंट सुविधा दे रहा होगा। ठीक है। नॉन रेसिडेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर आप एज पर इनकम टैक्स एक्ट नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस का जो रूल है वो आपके फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी पैन इनऑपरेटिव नहीं होता है अगर आधार आप कनेक्ट नहीं करते हो। तुम लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। अच्छा, और अगर कोई एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपका एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स की ज्यादा हो गए तो फिर आपको एग्जाम करता है। ठीक है, क्योंकि आप इतना भागा दौड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, सुपर बूढ़ा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सुपर बूढ़ा, सुपर सीनियर सिटीजन इसको बोलते भी हैं, एंड नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो लेकिन भारत में आपका कुछ टैक्स लाइबिलिटी बनता है, तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पशन क्लियर है? ओ सर, क्लियर है ना? अच्छा, स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, ये लोग कौन होते हैं थोड़ा सुन लो। 139B के अंदर बोला गया है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, मैंने जो बेसिकली आप डायरेक्टली नहीं करोगे, प्रिपेयर के थ्रू से प्रिपेयर करके दोगे, एक्चुअली आगे जाके आप लोग भी ये सब काम करते हो, क्लाइंट का डेटा पूरा आपके पास होता है और आप पूरा करते हो। The section provides that for the purpose of enabling any specified class or classes of persons to prepare and furnish their return of income, the CBDT may notify a scheme to provide that such persons may furnish their returns of income through a tax return preparer, TRP, authorized to act as such under the scheme, जिसको authority मिलता है इस return filing scheme के तहत। The tax return preparer shall assist the person furnishing the return in a manner that will be specified in the scheme and shall also affix his signature on such return। और उस रिटर्न पे उसका सिग्नेचर भी वो जोड़ता है। कौन बनता है नॉर्मली? नॉर्मली a tax return preparer means any individual other than any officers of a scheduled bank with which the assessee maintains a current account or has other regular dealings। अगर कोई बैंक में ऑफिसर्स है जिसके साथ एसएससी रेगुलर बैंक रिलेटेड डीलिंग्स करते हैं, वो कभी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। और यहाँ पर कौन नहीं बन सकते वो बोला है, एनी लीगल प्रैक्टिशनर्स हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट इन इंडिया, ठीक है, वो नहीं बन सकते। एन अकाउंटेंट नहीं बन सकते, कंपनी का अकाउंटेंट टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं बन सकते। An employee of the specified class or classes of person who has been authorized to act as a tax return preparer under this scheme। Tax return preparer means an individual, any individual other than this four, इनके अलावा कोई भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का काम के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन हर कोई नहीं करता है, नॉलेज रहने पे तभी ना करेगा, लेकिन हाँ वो एलिजिबल हो सकता है। अब ये जो स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस के बारे में बोला है, फॉर दिस पर्पस मींस एनी पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए पर्सन whose accounts are required to be audited under section 44AB, इसे बोलते हैं टैक्स ऑडिट, और अंडर एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ who is required to furnish return of income under the act। माने अगर कोई किसी का अकाउंट ऑडिट करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर आपका ये एक्चुअली पीजीपीपी का सेक्शन है, वहां पर पीजीपीपी के अंदर प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस के अंदर डिटेल्स में बोला जाता है 44AB में कि किसके किसके केस में टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। ऐसे तो अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस करता है, 1 करोड़ क्रॉस करता है, टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस करता है, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट
50 लाख क्रॉस करता है तो आपको टैक्स ऑडिट करना पड़ता है। या फिर आप अगर ऐसे किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हो जिसमें आपको गवर्नमेंट को सीए के ऑडिट के बिना आपका रिटर्न का डिटेल्स कंफर्म नहीं किया जाएगा, तो ऐसे केसेस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना मस्ट। ठीक है, तो इतना समझो कि 44A भी टैक्स ऑडिट के लिए मैंडेटरी कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसका मेन जो है 1 करोड़ टर्नओवर एंड 50 लाख का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर और भी कुछ डिटेल्स है जो फिलहाल काफी डिटेल्स हो जाएगा, क्योंकि 44A में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिटेल्स चर्चा कर लेंगे जब हम लोग पीजीबीपी के अंदर फिर से बात करेंगे। तो ये हो गया स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस। तो ये भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर नहीं बन पाता। मैंने ये जो यहाँ पर बोला था ना, एन एम्प्लॉय ऑफ द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ पर्सन, और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ क्लासेस ऑफ पर्संस का मतलब क्या है वो यहाँ पर थोड़ा बता रहा है। द स्कीम नोटिफाइड अंडर द स्टेट section may provide the following: the manner in which and the period for which the tax return prepared shall be authorized, ये भी बताते हैं। The educational and other qualifications to be possessed and the training and other conditions required to be fulfilled by a person to act as a TRP, the code of conduct for the tax return preparer, the duties and obligations of the TRPs, the circumstances under which the authorizations given to a tax return preparer may be withdrawn, and any other relevant matter as may be specified by the scheme. This may accordingly CBDT माने Central Board of Direct Tax has in exercise of the powers conferred by these sections framed the tax return preparer scheme 2006. कब से आया? 2006 में, 1/12/2006, मैंने दिसंबर 2006 से आ रहा है। Applicability of the scheme: the scheme is applicable to all eligible person. Eligible कौन है? वो जो लिस्ट बोला ना 4 लोगों को छोड़ के। Eligible person माने any person being an individual or in Hindu undivided family, या तो वो किसी HUF का मेंबर है या फिर वो एक इंडिविजुअल। TRP माने any individual who has been issued a tax return preparer certificate and unique identification number होगा उसके पास under the schemes by the partner organizations to carry on the professions of preparing the returns of income in accordance with the scheme। माने बेसिकली आप किसी को रिटर्न भरने में हेल्प करोगे, लेकिन आप एक ऑथराइज्ड पर्सन की तरह काम करोगे, बदले में एक फीस चार्ज करोगे। However, the following persons are not entitled, जैसे कि अभी बोला, any officer of a scheduled bank with which associates maintain a current account or the other bank regular dealings, any legal practitioners जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, and an accountant also. नॉर्मली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होता है? अकाउंटेंट मैंने बेसिकली आपके कंपनी का अकाउंटेंट आपका टीआरपी नहीं बन सकता, किसी और का अकाउंटेंट तो जरूर बन सकता है। An individual who holds a bachelor degree from a recognized Indian university or institutions or has passed the intermediate level of examinations conducted by the Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, or the Institute of Cost Accountants of India shall be eligible to act as tax return preparer। एकदम आप लोगों के लिए ही बना हो, इसलिए शुरू में बोल रहा था ना कैश काउ। समझे? सरकार ने एकदम क्लैरिटी दे दी कि किसको देना चाहिए। अच्छा, ये जो बैचलर डिग्री का बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला कि बीकॉम डिग्री, ठीक है, लेकिन दूसरे डिग्री से आके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन क्या है, फिर भी गवर्नमेंट ने रखा है एक बैचलर डिग्री कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी जाकर वो इसमें आ सकते हैं। लेकिन कुछ नॉलेज नहीं होगा तो आके करेगा क्या? तुम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हो फिर भी तुम लोगों का माथा खराब हो जाता है, तो डायरेक्टली आके क्या करेगा? उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर जाके अप्लाई कर सकता है। और अगर कुछ नहीं तो इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि भाई जिंदगी में अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट इंटर भी पास कर लेता है ना, CA CMA का, जिंदगी का पहिया चलता रहता है। आपको ये नहीं चिंता करना है कि मैं आगे जाके करूंगा क्या। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे को पूछते हैं, सर ये जो पढ़ेगा कुछ होगा ना जिंदगी में? अब तुम मुझे बताओ, ये पढ़ के अगर कुछ नहीं होगा तो फिर क्या पढ़ के होगा?
लोगों को क्या लगता है जानता है ना, सीएस सीएमए के बारे में ना, आम आदमी मैंने जिसके पास उतना ज्ञान नहीं है चीजों के बारे में, उनको लगता है कि सीएस सीएमए कोई नॉर्मल जैसे रोड साइड में कोर्स बना के बेचते हैं ना कुछ कंपनीज, जैसे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये समथिंग एमबीए समथिंग बीबीए समथिंग डिप्लोमा ऐसे करके बेचते ना, इवन पीजीडीबीएम बोल के भी बहुत कोर्स बेचा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टाइप्स, ठीक है, या सर्टिफिकेट कोर्स बोल के बहुत कोर्सेस है। कुछ छोटे शहर में तो बहुत चलता है, और हमारे कोलकाता में सॉल्ट लेक में सब एकदम छोटा शहर से, मैंने टियर 2 टियर 3 टाउन से भर भर के पैसा लेके आते हैं और ये सब लोगों को रिच बनाता है। और फिर मानो 5 लाख 7 लाख 8 लाख टका देके कोर्स करते हैं, फिर एक 12,000 का भी नौकरी ढंग का मिलता नहीं है। उसमें से हार्डली 10% बच्चा जो नॉर्मली थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक है वो लोग कुछ कर लेता है। बाकी 90% बच्चा का क्या है, पैसा बर्बाद ही होता है। तो वो लोग हम लोगों के पास आने के बाद ना पूछते हैं, सर ये कोर्स करके कुछ होगा क्या? अब मुझे बताओ, ये लोग क्यों ऐसे क्वेश्चन करते हैं? क्योंकि वो कंपेयर कर रहे हैं वो बाकी जो, मैं रोड साइड क्यों बोला जानते हो, मैं बिल्डिंग से डिनोट नहीं कर रहा हूँ, इसका कितना बड़ा कांच का बिल्डिंग है इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस चीज से पड़ता है कि बिल्डिंग कांच का बना हो या मिट्टी का, बट अंदर पढ़ाई होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। बस नाम का एक सूट और ब्लेजर पहन के भेज देते हो। हाँ, क्या करते हैं, कोट ब्लेजर पहन के स्कूल जा रहे हैं, है ना, सेल्फी ले रहे हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट कुछ काम का नॉलेज मिल रहा है कि नहीं? उस टाइम पे तो सब डब्बा मिल रहा है, कुछ नहीं है। टीचर इतना आता है, बोल के चले जाते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। लोगों का 5-5 7-7 8-8 लाख रुपया डूबते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन आके हमारे ऊपर उठा, मैंने फ्रस्ट्रेशन मैंने, हमें कुछ बोलते नहीं है, लेकिन मन ही मन में जो फ्रस्ट्रेशन है ना एक मिडिल क्लास फैमिली का, वो सोचते हैं कि यहाँ पर भी कुछ होगा क्या, भाई घिसते घिसते भी पास हो जाओ तो भी हो जाएगा, आसान तो है नहीं ऑब्वियसली, लेकिन घिसते घिसते भी हो जाओ ना, मैंने घुटनों के बल ऐसे छिलका पड़ जाएगा घुटने में, फिर भी कुछ बन जाएगा यार, जिंदगी में पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं हो, है ना। अब ये तो देखो सरकारी रूल है, इसीलिए तो बोलता हूं। तो फिर एक टीआरपी नॉर्मली कौन बनते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटर बोला है, फाइनल भी नहीं बोला, इंटर बोला। अरे फाइनल बनने के बाद तो डायरेक्टली एडवाइजर पोस्ट में काम मिलेगा कंपनी लेवल, वो लोग टीआरपी का काम क्यों करेगा? वो क्यों करेगा टीआरपी का? क्योंकि वो तो कंपनी में बैठा रहेगा, सिर्फ एडवाइस देगा, अकाउंट्स चेक करके बताएगा, अकाउंटेंट लोग बैठा रहेगा, बीकॉम करके आएगा, वो अकाउंट्स करेगा, सीए इंटर सीएमए इंटर लोग आएगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। जो फाइनल पास करके चार्टर्ड बन के कंपनी में जाते हैं वो अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करता है, उसका काम है सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं बैठ के देखना, और जरूरत पड़ने से थोड़ा दिखा देना इसको वो रिटर्न ये जर्नल गलत हुआ है, ऐसे नहीं होता है, बैलेंस शीट इस तरह से नहीं हो सकता, फाइनेंशियल एनालिसिस ये गड़बड़ हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। रेशियो एनालिसिस करके बताएगा कंपनी का सिचुएशन, सीधा कंपनी के मालिक को बता देगा, हमें लगता है सिचुएशन ऐसा होगा, उसी का फीस मिलता है, बैठने का फीस मिलता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो आप लोग क्या करने जा रहे हो। अब आप लोग अगर चाहते हो कि नहीं मुझे गधा बनना है तो बनो गधा, उसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग तो एक्चुअली घोड़ा का ट्रेनिंग ले रहे हो, ये घोड़ा का ट्रेनिंग लेके भी अगर आप गधा बनना चाहते हो, मैं कुछ नहीं, लेकिन हाँ अगर इंटर तक भी आराम से क्लियर हो जाता है ना, तो भी आपके लिए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी बना के, ठीक है, एकदम क्लैरिटी से बोल दिया लॉ के अंदर। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ एंड furnishing the return of income by the tax return preparer. An eligible person may, at his options, furnish his return of income under section 139 for any assessment year after getting it prepared through a tax return preparer. However, the following eligible person, an individual or a HUF, कौन हो सकता है, HUF member या फिर individual, cannot furnish a return of income for assessment year through a tax return preparer. तो यहाँ पर कुछ दिया है जैसे कि who is carrying out business or profession during the previous year and accounts of the business or profession for that previous year are required to be audited. अभी कुछ देर पहले बोला कि अगर आपका अकाउंट्स ऑडिट होता है बिजनेस का तो फिर आप टीआरपी
नहीं बन सकते। सर भाई आप ऐसे बहुत कमाते हो, आपको और क्यों टीआरपी बनना है? नहीं समझे? अकाउंट्स ऑडिट होता है माने 1 करोड़ का टर्नओवर का बिजनेस करता है बंदा, या 50 लाख का ग्रॉस रिसीव करता है, तो गवर्नमेंट बोलते भी तुम टीआरपी बन के क्या करेगा? टीआरपी उनके लिए नहीं। टीआरपी जो अनएम्प्लॉयड लोग घूम रहे, नॉलेजेबल है, उनके लिए। इसीलिए बीकॉम करके मैं आजकल सबको बोलता हूँ, जो जिसका माँ बाबा मेरा बात सुनता है या समझता है, मैं बोलता हूँ क्या करेगा बीकॉम में, फालतू में समय लगाता है, मत भेजो कॉलेज। अगर कॉलेज जाके कुछ होगा नहीं तो कॉलेज जाके क्या करेगा? हाँ, अगर कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है, अरिजीत सिंह आएगा आजकल तो। अरिजीत सिंह से भी बड़ा सेलिब्रिटी दिलजीत दोसांझ जी, है ना? अच्छा है ना? गजब करता है, एकदम छा जाता है। आया था कॉलेज में क्या? हाँ, नहीं आया? आया था? कोई दूसरा आया था? दिलजीत तो सर नॉर्मल कॉलेज में नहीं आएगा। नहीं, रिसेंटली अहमदाबाद में शो कर रहे हैं। कल तो उसने गजब किया। उसका कोई गाने में, जैसे मुझे इतना पंजाबी एक्सेंट आता नहीं है, लेकिन जब बोलते थोड़ा समझ लेता हूँ, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं है। तो उसमें दारू का कुछ पॉइंट था गाने के अंदर, जैसे पंजाबी गाने में तीन दारू के चार बिना तो। गाने के ऊपर ही है उसके जो हाँ, फेमस 3-4 गाने। क्या क्या गाना क्या है? अच्छा, दर्श है क्लास में, मैं तो भूल ही गया। हाँ, दर्श पांच क्या था? तारा, पटियाला पैग, फिर ये सब उसका वो दारू के ऊपर ही गाना है ना। हाँ हाँ, 5 तारा पटियाला पैग, ऐसा कुछ था, तो जो भी हो। तो उसमें दारू का जितना लाइन था, तो गुजरात ड्राई स्टेट है ना, गुजरात में शो करने गया, सारा दारू के जगह कोक घुसा दिया। अब कोको कोला कंपनी इतना खुश हुआ है, फ्री का प्रमोशन कर दिया कोक का। नहीं, अब उसको गाना गाना है, और गुजरात ड्राई स्टेट है, उसमें वो दारू का बात कर नहीं सकता। दारू की जगह उसमें कोक घुसा के वो सारा गाना गा। तो कोको कोला कंपनी इतना खुशी हुआ, फिर अपने पेज में मैंने दिलजीत को अलग से मैसेज करके, उनसे फोन में बात करके, फिर उसका वो वाला लाइन यूज करके, शायद कुछ दे भी देगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली, ऑब्वियसली बड़ा कंपनी है। लेकिन बड़ा खुश हो गए कोक वाले। फ्री में प्रमोशन हो गया। अच्छा, तो फिर क्या बात हुआ कि अगर 44 AB में आपका ऑडिट होता है तो आप टीआरपी नहीं बन सकते, ठीक है? एंड हु इज नॉट ए रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आप भी नहीं बन सकते। एंड एलिजिबल पर्सन कैन नॉट फर्निश revised return of income for any assessment year through a tax return preparer unless he has furnished the original return of income for that assessment year through such or any other tax return preparer. That means अगर आप एलिजिबल पर्सन हो, आप रिवाइज रिटर्न तब तक फाइल नहीं कर सकते टीआरपी से, जब तक ओरिजिनल रिटर्न आपने टीआरपी से फाइल नहीं करवाया। यानी मानो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करवा था खुद से, और फिर बाद में टीआरपी ढूंढ के रिवाइज कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। अगर ओरिजिनल वाला टीआरपी से हुआ है, तो फिर रिवाइज भी टीआरपी से। It may be noted that as per section 139B subsection 3, an employee of the specified class or classes of person is not authorized to act as a TRPs. Therefore, it follows that employees of companies and person whose accounts are employees of companies and person जिसका accounts 44AB में audit होता है, और एनी अदर लॉ में उसका कुछ सिचुएशंस में ऑडिट का मैटर है, माने लॉ के अंदर बोला गया कि ऑडिट करना पड़ेगा, तो फिर इन दैट केस वो भी नहीं कर सकता, ठीक है? Since they are not filing the category specified class of person eligible to act as test DRPs. अगर नहीं है तो कर सकता है, अगर है तो नहीं कर सकता। Mrs. Heta, an individual engaged in the business of beauty parlor, has got her books of accounts for the financial year ended 31st March 2024 audited under section 44AB. ये 44AB जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना समझ ले कि पीजीबीपी सेक्शंस, पीजीबीपी के अंदर 44AB आता है। एक सेकेंड ना, रहेगा? एक सेकेंड।
तो पॉइंट इज दैट तो 44AB समझ में आ रहा है सर? ये टैक्स ऑडिट का एक सेक्शन है। तो उसका टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इज 6,35,000. He wants to furnish a return of income for assessment year 24-25 through a tax return prepare. समझ में आ रहा है? उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड 31 में 2024 ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44A. उसका टोटल इनकम हुआ है 24-25 में 6,35,000. She wants to furnish a return of income for assessment year 24-25 through a TRPs. Can she do so? इसका जवाब क्या मिलेगा बोलो? सर कर सकता है. Section 139B provides a scheme of submissions of return of income for any assessment year through a TRPs. However, it is not applicable to a person whose books of accounts are required to be audited under Section 44AB. Therefore, Mrs. Hetal cannot furnish the return of income for assessment year 24-25 through a TRPs. अगर मिसेस हेताल का 44AB में क्योंकि उसका ऑडिट होता है तो फिर वो टीआरपी से नहीं कर पा सकते. ठीक है, क्योंकि टीआरपी से देखो ऑडिट होता है मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया ना, तो फिर वो टीआरपी के पास जाने का जरूरत क्या है? कोई भी रिटर्न फाइल कर देगा और सीए का साइन होता है, तो इसका मतलब है कि सीए का साइन जहां पर रहेगा सीए करता है. तो फिर उसमें टीआरपी और का जगह क्या है? ऑडिट में क्या होता है, पूरा पीएल बैलेंस शीट चेक होगा, इनकम टैक्स का डिटेल्स फाइनलाइज होगा कि आपका टैक्स ठीक है, और उसमें तो सीए उसमें पूरा सीधे देख के साइन करेगा. तो फिर उसमें टीआरपी क्या करेगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो भले ही उसका 24-25 में इनकम कम था, लेकिन क्योंकि ऑडिटेड कॉन्सेप्ट में उसका ऑलरेडी चल रहा है तो वो टीआरपी से नहीं करवाएगा या नहीं करवा सकता. अच्छा, पर्सन ऑथराइज्ड टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम. द सेक्शन स्पेसिफाई द पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू वेरीफाई द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139. देखो, रिटर्न ऑफ इनकम को भरने से पहले आप वेरीफाई कर सकते हो. वेरीफाई करने का सेक्शन क्या है? 140. एसएससी. एसएससी माने जिसका टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है. अगर एसएससी इंडिविजुअल है, सर्कमस्टेंसेस इन सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर, माने नीचे जो सर्कमस्टेंसेस दिया हुआ है 2 और 3 में, इनको छोड़ के 2 में क्या बोला? अगर वो इंडिया में नहीं है, वेयर ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, अगर वो इंडिया में नहीं है, ये वाला केस अलग है. और 3 में बोला है वेयर ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम अटेंडिंग टू हिज अफेयर्स, माने मेंटली वो इतना सिचुएशंस में नहीं है जिसमें वो अपना वेरीफाई को, रिटर्न को वेरीफाई करने के हालत में देख सकता है. अगर वो मेंटल सिचुएशंस में इनकैपेसिटेटेड है तो फिर इन दैट केस ये दोनों केस को छोड़ के बोला. ठीक है, तो जब दोनों केस को छोड़ के चीजों को बोला जा रहा है दैट मीन्स 2 और 3 एंड अच्छा 4 में भी बोला है. 4 का केस क्या है एक बार देख लेते हैं. वेयर फॉर एनी अदर पर्सन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई रिटर्न. वेयर फॉर एनी अदर रीजन, कोई और रीजन के कारण इंडिविजुअल अपना रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर सकता, ऐसे केसेस में कोई और वेरीफाई करेगा. तो ये 2, 3 और 4, इन 3 केस को छोड़ के नॉर्मल केस है. तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ ही ऑथराइज्ड पर्सन है अपना रिटर्न को वेरीफाई करने के. रूल तो यही कहता है. ठीक है, रियल लाइफ में केस कुछ और ही होते हैं. जिनसे आप रिटर्न भराते हो ना, वही सारा चीज वेरीफाई करते हैं, वही रिटर्न करते हैं. जो ओरिजिनल बंदा है वो देखता भी नहीं कि क्या भर रहा है और क्या हो रहा है. प्रॉब्लम तो तब होता है जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, गवर्नमेंट आपके घर में रेड मारता है. बड़े बड़े केस में होता है, छोटा मोटा केस में गवर्नमेंट माथा खराब नहीं करता. अगर हमारे देश में क्या हो गया रे, पानी अटक गया शायद, वाले सांस नली में चला गया. किसी के पास चीनी है तो चीनी के पास, चॉकलेट है तो चॉकलेट. नहीं नहीं, ये धांसी चल गया उसका. पानी गला के जगह मतलब सांस के जो नाली है उसमें चला गया, इसलिए ऐसा कर रहा है. अच्छा देख, तो अच्छा अगर तुम इंडिया के बाहर हो तो ऐसे केस में ऑब्वियसली तुम वेरीफाई करने से प्रॉब्लम में आ जाओगे.
तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ और एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ होल्डिंग ए वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर किसी को आप पीओए देके गए हो कि भाई मेरा रिटर्न को वेरीफाई करने का पावर मैं आपको तो देके जाता हूँ, वो लीगली देके जाना पड़ता है, एग्रीमेंट पेपर में साइन करा के, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी। सच पावर ऑफ अटॉर्नी शुड बी अटैच्ड टू द रिटर्न ऑफ इनकम। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पेपर होता है उसको रिटर्न ऑफ इनकम में सबमिट करना पड़ता है कि मिस्टर ए इंडिया में नहीं है, मिस्टर ए इंडिया के बाहर है, मिस्टर ए इंडिया से बाहर गया तो हम मिस्टर बी हैं, हमें देके गए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, इसीलिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वेर ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम अटेंडिंग हिज अफेयर्स, तो इन दैट केस उसका गार्डियन होगा। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो गए तो उनका बच्चा, और अगर कोई मेंटली इल है या पागल कुछ है तो फिर इनके केस में उसका जो भी गार्जियन का काम करेगा वो, और एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। अच्छा, वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल टू वेरीफाई द रिटर्न, any person duly authorized by him in this behalf holding a valid power of attorney from the individual which should be attached to the return। वही पहला वाला पॉइंट, ये हो गया इंडिविजुअल के केस में रिटर्न को वेरीफाई करने का पावर। या तो आप खुद कर लो अगर कर सकते हो, अगर आप नहीं हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी देके जाओ, और पावर ऑफ अटॉर्नी का डिटेल्स को रिटर्न फाइल के टाइम पे अटैच करके फाइल करो। और अगर आप मेंटली प्रॉब्लम हो, आप इंडिया में ही हो पर बाहर नहीं हो, बट आप रिटर्न फाइल को वेरीफाई करना चाहते हो लेकिन आपसे होगा नहीं, इन दैट केस आपका गार्डियन या फिर एनी बंदा जो कॉम्पिटेंट है आपके बिहाफ में काम करने लायक, ये इंडिविजुअल के केस में रिटर्न वेरीफाई करने का ताकत है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में इन सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर 2 and 3 जो बोला आपको मैं, एचयूएफ के केस में जो कर्ता होता है, कर्ता माने हेड ऑफ द फैमिली, अगर कर्ता इंडिया में नहीं है, एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ, अगर कर्ता नहीं है तो फैमिली का कोई तो एडल्ट होगा, जो कर्ता जब इंडिया में नहीं होते हैं तो कोई तो उनके जगह में डिसीजन लेते हैं, ऐसा कोई। और वेयर कर्ता इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम अटेंडिंग हिज अफेयर्स ऑब्वियसली एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द एचयूएफ, वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप कंपनी हो और आपका रिटर्न वेरीफाई करना है तो कौन कर सकता है? जो पहले 1 से 6 के पॉइंट में हम लोगों ने नहीं बोला, नॉर्मली अगर बाकी केस फुलफिल नहीं होता तो नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एमडी, जो कंपनी के एमडी होते हैं। Where for any unavoidable reason such managing director is not able to verify the return, any director of the company or any other person as may prescribe for this purpose, ऐसे केसेस में नॉर्मली बोला नहीं है इधर, बट वही होता है। और किसको बोलेगा? कंपनी के डिटेल्स और कौन चेक कर सकता है? नॉर्मली सीएस को ही बोलता है डिटेल्स को देखने के। सीएस नहीं है तो चार्टर्ड को बोलेगा, सीएमए को बोलेगा, और किसको बोलेगा? एक सेकेंड होल्ड करो सर।
अच्छा देख ले तो समझ में है सर। अच्छा वैसे कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, माने कंपनी इंडिया का नहीं है, बाहर का है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और पर्सन होल्ड द वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी वो कर सकता है। अच्छा इस केस में कुछ और पॉइंट बोला है, जैसे 4 नंबर में वह द कंपनी इज बीइंग ओन्ड अप, माने कंपनी बंद हो रहा है, whether under the order of a court or otherwise any other reasons। लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी बंद के प्रोसेस में काम कर रहा है। नॉर्मली लिक्विडेटर का पोस्ट संभालते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सॉलिसिटर और लॉयर भी होते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली कंपनी जब लिक्विडेट होता है ना, ऐसे बंदे को ही लिक्विडेटर के पोस्ट में जगह दिया जाता है जिसको वैल्यूएशंस करना आता हो, अकाउंट्स पता हो, फाइनेंस पता हो। आप लोग कंपनी लोग का क्लास करते हो, उसमें हम लोग हर एक चीज बोलते हैं कि कंपनी अगर बंद हो जाएगा तो किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा। तो ये सब रूल्स रेगुलेशंस पता हो, कंपनीज एक्ट पता हो, तब जाके ना आप लिक्विडेटर बन सकते हो। अगर आपको अकाउंट्स नहीं पता, फाइनेंस नहीं पता, टैक्सेशन का मैटर नहीं पता, सरकारी टैक्स का भी कुछ मैटर अगर झुला हुआ हो उसका भी सोल्यूशन करना है, एज वेल एज आपको एक्ट का भी पता होना चाहिए, तो ऐसे कोई बंदा ही लिक्विडेटर बन सकता है। समझ रहे सर? कंपनी चालू करना बहुत आसान काम है, लेकिन कंपनी को बंद करना वन ऑफ द डिफिकल्ट मैटर्स, इतना आसान नहीं है। स्पेशली अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाते हो तब तो मैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो पब्लिक से पैसा लेके काम होता है ना, तो और भी सवाल जवाब है। प्राइवेट कंपनी फिर भी थोड़ा सा कम कम सम में बंद हो सकता है, पर पब्लिक केस में तो बहुत झमेला होता है। Where any person has been appointed as receiver of any asset of the company, अगर मानो किसी व्यक्ति को किसी कंपनी का कोई एसेट मिलना है, ठीक है, या फिर जो भी मैटर से कोर्ट बोला कि यही रिसीवर होगा कंपनी का एसेट पाने का, तो ऐसे केसेस में लिक्विडेटर ही होगा जो रिटर्न को वेरीफाई करके चेक कर सकता है। लिक्विडेटर नॉर्मली कोर्ट अपॉइंट करता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लिक्विडेटर ऐसे करके बोलते हैं। Where the management of the company has been taken over by the central government or state government under any law। अगर कंपनी का मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चलाता है तो वेरीफाई कौन करेगा? द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। Where an applications for corporate insolvency resolution process has been admitted by the adjudicating authority under the insolvency bankruptcy code। माने कंपनी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है। से फॉर एग्जांपल रिसेंटली जैसे जेट एयरवेज का केस मैं क्लास में कई बार बहुत बात कर चुका हूँ। जेट बैंकरप्टेड हो चुका है, उसका ओनर जेल में है, तो उनका सारा केसेस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में चल रहा है कि अगर उनसे किसी को पैसा मिलेगा तो सब सेटलमेंट होगा कोर्ट केसेस, लिक्विडेट नहीं हो रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का केस चल रहा है। उंड अप तो लास्ट में होगा, पहले ही बंद कर देंगे तो फिर इंसॉल्वेंसी का क्या चलेगा? पहले इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी चलता है, अगर मानो वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी सॉल्व कर देते हैं तो वो अपने आप को वापस रीस्टार्ट भी कर सकता है। बट ज्यादातर केस में देखें क्या है कि अगर वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी लग जाता है ना तो वो वापस जिंदा हो नहीं पाता। ये जेट एयरवेज का मालिक क्या नाम है? नरेश गोयल। उसका उसके पास करीब 200 या 300 एयरक्राफ्ट है। वो कोशिश कर रहा था उसको बेचने का, बेचने नहीं दिया उसको। ऐसे केसेस में इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय सच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी माने कोर्ट, एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स माने जो पूरा इंसॉल्वेंसी मैटर्स देख रहे हैं, अगेन सीएसईएस सीएमए, लॉयर्स एंड वैल्यूअर्स एक्सेट्रा। और कौन हो सकते हैं? जिसको बिजनेस का डेप्थ में नॉलेज हो, वैल्यूएशंस का नॉलेज हो, वही आ सकता है। फार्म माने पार्टनरशिप फार्म का केस में कौन दे सकता है? द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द फार्म। और जहां पर अनअवेयर्ड डिलीजन में मैनेजिंग पार्टनर वेरीफाई नहीं कर सकते, एनी पार्टनर ऑफ द फार्म नॉट बीइंग ए माइनर, बिकॉज वी नो दैट एज पर 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर माइनर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है बट माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर द प्रॉफिट का पार्टनर, बेनिफिट का पार्टनर बन सकता है, लॉस का पार्टनर नहीं। इसीलिए भले ही रिटर्न ऑफ इनकम लॉस हो या लाभ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनर ये सब चीज बोलने लायक सिचुएशंस में नहीं, लेकिन वो पार्टनर बन सकता है, बेनिफिट का पार्टनर। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। आप लोग एक चीज समझ पा रहे हो सब? ये जितना सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं सारा सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक जगह में जाके एक हो जाते हैं।
चाहे टैक्स पढ़ लो, एफएम पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो, कॉस्ट पढ़ लो, ऑडिट पढ़ लो, जो पढ़ लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो वन थिंग जो अल्टीमेटली एक जगह में कंसिडर करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस। यस और नो? ये जो बिजनेस का ज्ञान है, ये सारा सब्जेक्ट्स मिला कि वो बिजनेस का ज्ञान को पूरा करता है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, मुझे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है। ये सब अगर आप लोग दिमाग में भर रहे हो ना, तो ये आपका जगह नहीं है। आप सब दिमाग में सब भरना बंद करो। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक पूरा बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस का रूल्स, रेगुलेशंस, अकाउंट्स, फाइनेंस एटसेट्रा एवरीथिंग। एक एमबीए तो सिर्फ बिजनेस को मैनेज करना ही सीखते हैं, उसको तो अंदर का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता होता अंदर। वो सिर्फ बिजनेस डीलिंग्स कर सकते हैं। बिजनेस का अगर वो अच्छा एमबीए है, अच्छा एमबीए माने ओनली वो फ्रंट में रहेगा और बिजनेस डीलिंग्स करेगा। और अगर बेकार एमबीए है तो बस वो डिग्री का ही है, काम का कुछ नहीं। लेकिन सीए में अगर आप हो तो आपको कुछ तो पता है भाई बिजनेस के अंदर का हर बात। इसलिए रतन टाटा अपने लाइफ में बहुत बार एक चीज बोला है, वी नीड एमबीएस टू रन आवर बिजनेस बट वी नीड सीएस टू टीच देम। बार बार बोला है उन्होंने। सीरियसली कॉमन सेंस एमबीए का पेपर है, मैं भी एमबीए करके आया और बहुत सारे लोग एमबीए पढ़ते भी हैं। तो एमबीए में पढ़ाता क्या है? किसी भी चीज के डेप्थ में नहीं जाते, हर चीज थोड़ा 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 करके जाओ। ओवरऑल बिजनेस को समझो, अगर बिजनेस के लिए थोड़ा काम ला सकते हो तो लाओ, एक फ्रंट लाइन मैनेजर की तरह जाओ, डीलिंग्स करो बस। लेकिन अंदर से एक बिजनेस का क्या मैटर्स है, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, इतना एमबीएस को नहीं पता होता, चाहे आप आईआईएम से ही क्यों ना करो, चाहे आप आईआईएम से ही क्यों ना कर लो। अगर आईआईएम वगैरह से निकलोगे तो ऑब्वियसली आप एक बेहतर लेवल ऑफ मैनेजर जरूर बन सकते हो, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होते हैं, ये बिजनेस को अच्छा डील देते हैं, ठीक है, बिजनेस के बारे में एक अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इनोवेशन है। लेकिन अंदर वाला बात तब भी उसको नहीं पता होता, वो तो सिर्फ आप ही लोगों को पता होता है। लेकिन एक बात तो तय हो रहा है कि इतना सारा टॉपिक पढ़ने के बाद भी, इतना सारा सब्जेक्ट एक जगह में आके हम लोग कंसिडर करते हैं, हर बार देखा जाता है ये एक्चुअली पूरा एक ही चीज है, बस हम लोग जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट का नाम दिए। कुछ मात्रा में जा रहे हैं। ठीक जैसे ये भगवान का कॉन्सेप्ट समझते हो, ये जो गॉड, अल्लाह, भगवान का कॉन्सेप्ट समझते हो, सभी अलग अलग स्क्रिप्चर्स होते हैं, लेकिन सभी स्क्रिप्चर्स का एक समरी होता है। चाहे आप रिलीजियस बिलीफ आपका कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। इसका एक कॉन्सेप्ट हर रिलीजियस को अगर मार्च किया जाए तो सबने एक ही बात बोला है कि देयर इज वन गॉड। भले ही हिंदू लोग हजारों भगवान मानते हैं, कोई लक्ष्मी में पूजा कर दिया, कोई सरस्वती का पूजा कर लिया, कोई कृष्ण का, कोई राम का, कोई शिव का, कर सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लोग भी जानते हैं कि भगवान एक ही। ये अपना सिख धर्म का देख लो, उनका जो मेन जो साउंड होते हैं, जो ब्रह्मांड का साउंड होते हैं, ब्रह्मांड का साउंड जो हिंदू सिस्टम में भी बोला गया वेदांत में, ओम। और वो सिखिज्म में गुरु नानक जी वही चीज लोगों को सिखाया, एक ओंकार। एक ओंकार माने एक भगवान। इस्लाम भी वही बोलते हैं, एक ही भगवान है अल्लाह, उनके हिसाब से, उनके भाषा। क्रिश्चियन भी वही बोलते हैं, देयर इज वन गॉड and Jesus Christ is the, I think, son of God या messenger of God, son of God। हाँ, क्रिश्चियन में बोलते हैं son of God, मुस्लिम बोलते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, माने मोहम्मद को। हिंदू धर्म में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग एक इसको लाइफ के साथ जोड़ दिए। हम लोग ना तो राम को ऐसे मानते हैं, हम लोग एक अवतार कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, ये भगवान का अवतार है, ठीक है। और हम लोग ये अवतार कॉन्सेप्ट को ऐसे भी बोलते हैं कि अवतार माने बेसिकली कि आप किसी के अंदर भी अगर भगवान वाला कोई भी गुण आ जाए आज के डेट में भी, उसे भी हम लोग बोलेंगे कि ये भगवान का अवतार है आज के डेट में भी। अगर मानो एक
जो शिव जी का गुण अगर किसी के अंदर दिख जाए तो बोलेंगे शिव का अवतार। कृष्ण का गुण अगर किसी के अंदर दिख जाए तो बोलेंगे शिव का अवतार। जैसे हम लोग गौतम बुद्धा को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं, इसमें बुद्धिस्ट लोगों को, हम लोगों पे चिढ़ है कि नहीं गौतम बुद्धा आपका अवतार नहीं है। अरे भाई हम तो सम्मान दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि गौतम बुद्धा का बात करने से हम बुद्धिस्ट बन जा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि गौतम बुद्धा विष्णु का अवतार है। ये तो हिंदू का रेस्पेक्ट है गौतम बुद्धा की तरफ। बट इसमें बुद्धि, जो लोग बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है उनको दिक्कत हो जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है। अरे भाई ठीक है, नहीं है, हम मान रहे हैं ना, हम उतना ही सम्मान करते गौतम बुद्धा को जितना आप करते। Where is the problem? तो रामकृष्ण परमहंस देव जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा। वो ज्यादा पुराना लोग नहीं है, हार्डली 60-70 ईयर्स। आप लोग जा सकते हो बेलूर मठ, घूम के आना सर, घूम के आना। अगर हो सके तो थोड़ा लाइब्रेरी में जाना, कुछ किताबें लेना, पढ़ना कभी। ये सारे धर्म को लेके जितना यानी मतभेद है ना, सब चीज को एक कर दिया। उन्होंने एक बात कहा कि एज मेनी फेथ्स सो मेनी पथ्स। ठीक है, जितने मत हैं उतने पथ है, या जितने पथ हैं उतने मत है। ठीक है, तो पथ और मत अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने एक जगह में बहुत क्लियर कट समझाया, और यही बात एक्चुअली विवेकानंद ने चिकागो में रिलीजियस सभा में बोल के आया था, तभी अमेरिका पागल हो गया था। उन्होंने बस इतना बोला था कि जैसे अलग अलग नदी अलग अलग पहाड़ से अलग अलग झरना से निकलते हैं, लेकिन जाना सबको समुंदर में ही है। तो भले ही अलग अलग नदी का पानी का टेस्ट अलग हो सकता है, पानी का कलर अलग हो सकता है, लेकिन जाना तो समुंदर में ही भाई। या तो बे ऑफ बंगाल में गिरोगे, या तो अरेबियन सी में गिरोगे, या फिर इंडियन ओशियन में गिरोगे। गिरना तो वही है। और वो उसको अगर गॉड बिलोंग करो तो तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो करो, हिंदुइज्म फॉलो करो, सिखिज्म फॉलो करो, जैनिज्म फॉलो करो, बहाई फॉलो करो, जुडाइज्म फॉलो करो, वॉट एवर जोरोस्ट्रियंस फॉलो करो, जाना तो उसी वन गॉड में है जिसको हम लोग हिंदूज में परमात्मा बोलते हैं। अब सब्जेक्ट्स को भी इसी तरह से सोचो। तुम अकाउंट्स पढ़ लो, फिनेंस पढ़ लो, लॉ पढ़ लो, ऑडिट पढ़ लो, और क्या है, ये क्या है, टैक्सेशन पढ़ लो। ठीक है, यही भूल गए। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज फॉर बिजनेस। जितना जल्दी ये सब बात समझ जाओगे ना, पढ़ाई में जो कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर धार्मिक ज्ञान बांटने तो नहीं आया, मेरा ये काम भी नहीं है और मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं रियलाइज करता हूँ उतना मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और इसीलिए मैं पढ़ाने के टाइम पे आई थिंक थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कि चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्लिकेट कर सकते हो अपने मर्जी से, बट जितना आप सोचोगे उतना आप ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि एवरीथिंग इज फॉर बिजनेस, एंड बिजनेस इज फॉर द इकोनॉमी, एंड इकोनॉमी इज फॉर द पब्लिक एंड पीपल। और क्या, यानी सिंपल बात है, बिजनेस रहेगा तो इकोनॉमी चलेगा, इकोनॉमिक चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट चलेगा, एम्प्लॉयमेंट चलेगा तो पब्लिक का लाइफ अच्छा चलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। फिर सबके दिल में जो थोड़ा बहुत माने है ना, हमारे देश में नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, ठीक है, ये चक्कर भी खत्म होता है। कुछ नहीं है सर पढ़ाई में, कीप इट सिंपल। हाँ कभी कभी कोई कोई पॉइंट थोड़ा दिक्कत कर सकता है, लेकिन है कुछ नहीं, चीजें वही है, जाना वही है। इसलिए जो भी बिजनेस सामने मिले कोशिश करो जानने का। लोकल अथॉरिटी में प्रिंसिपल ऑफिसर चेक करेगा। लोकल अथॉरिटी मैंने ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर क्या बोलते हैं, पंचायत, जिला परिषद एटसेट्रा, इनका जो रिटर्न फाइलिंग होगा प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, मैंने जो उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन ऑफिसर है। अच्छा, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक लॉ भी पढ़ाया जाता है आप लोगों को। Where for any unavoidable reasons such a designated partner is not able to verify the return, any partner of the LLP or any other person as may be prescribed for this purpose. अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी जो आप लोगों को सबसे पसंद आता है सर, हमें तो पसंद नहीं आता, आपको पसंद आता है। यस यस, मुझे बड़ा पसंद है, आई लव पॉलिटिक्स।
पॉलिटिकल पार्टी में कौन करता है? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सच पार्टी, वेदर ही इज नोन एज सेक्रेटरी और बाय एनी अदर डेजिग्नेशन। मैंने पार्टी का एक सेक्रेटरी होता है, सीएस नहीं, पार्टी का सेक्रेटरी, ठीक है। एनी अदर एसोसिएशन के केस में एनी मेंबर ऑफ द एसोसिएशंस और द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ सच एसोसिएशंस एंड एनी अदर पर्सन के केस में दैट पर्सन और सम अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन दिस। मैंने कौन कौन इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, डिटेल्स बोल दिया। आई थिंक ये कॉमन सेंस क्रिएट हो गया होगा, एक बार पढ़ने से ये चीज इतना डिफिकल्ट। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन था, बता दो थोड़ा सा, 2 मिनट। एक्चुअली वो कॉमन टॉयलेट जो है वो खराब होके रखा था ना, उसको ठीक करने के लिए इसको बुलाया था। अब मेरे को पता है, अब मैं बुक कर भाई को बोला था कि तू थोड़ा मैनेज कर, लेकिन वो मेरे को किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करके ही छोड़ेगा, इसलिए बार बार फोन आ रहा है यार। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर, अभी बात की है, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) in case of Mr. A having total turnover 160 lakhs for the year ended इतना और not declaring presumptive income under section 44 AD is 31st October 2024। तो ये आपको बोलना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इफ यू रीड द एंटायर प्रोविजंस तो दिक्कत तो नहीं करना चाहिए। चलो देख लेते हैं थोड़ा। पहला पॉइंट डिसएग्री कर लिया सर, मैंने ट्रू नहीं है। द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एलएलपी शुड बी वेरीफाइड बाय अ designated partner. Any other partner can verify the return of income of LLP only if the following cases, जहां पर due to unavoidable reason such designated partner is not able to verify the return, और where there is no designated partner तब भी हो सकता है। और सेकेंड केस में क्या बोला था? Time limit for filing return of income under section 139(1) in case of Mr. A having total turnover 160 lakh, that means 1 crore से ज्यादा for the year ended 31st March 24, whether or not declaring presumptive income। presumptive income क्या होता है? हाँ, नहीं, प्रिजम्पटिव इनकम बोला था। प्रिजम्पटिव इनकम माने जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, जिनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है वो लम सम में सरकार के घर में टैक्स पे करते हैं। ये अनदर पीजीबीपी सेक्शन है, ठीक है। तो जो लोग पीजीबी पढ़ चुके हो भूल रहे थे, ठीक है, पढ़ना है। 44 AD प्रिजम्पटिव स्कीम में क्या होता है? आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, लेकिन आप लम सम में सरकार के घर में एग्रीगेट में टैक्स जमा करते हो। तो ये चीज भी डिसएग्री करने वाला ही चीज है, क्योंकि इन केस मिस्टर ए ऑफर्स हिज बिजनेस इनकम एज पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन प्रोविजंस, that is 11.60 lakh or more, 11.60, इसमें कितना बोला था? 160 lakh, that is 100 lakhs for the year ended इतना, और not declaring presumptive income, whether or not declaring presumptive income under section 44 AD। 11.6 कहाँ से लाया? नॉर्मली प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर, अच्छा, ड्यू डेट इसका नॉर्मली क्या होना चाहिए? फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st में जुलाई शैल बी 31st जुलाई। इन केस मिस्टर ए वांट्स टू डिक्लेयर बिजनेस इनकम लोअर देन 11.60 lakh, he has to get his accounts audited under section 44 AB since his turnover exceeds 1 crore। अच्छा, ये इनकम का बात कर रहा है, और यहाँ पर टर्नओवर 1 करोड़ का, अगर 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाए तो 44 AB में आ जाता है ना, तब वो एक्चुअली प्रिजम्पटिव में भी नहीं जा सकते। प्रिजम्पटिव में जो लोग 1 करोड़ के नीचे हैं वही रह पाते हैं। तो अगर वो 44 AB में, अगर उसका सिंपल करते इसको, अगर 44 AB के अंदर उसका मैंने ऑडिट करना पड़ता है, अगर इसका मतलब क्या 1 करोड़ के ऊपर जाएगा, तो 1 करोड़ के ऊपर जाने से ऑडिट करना है, ऑडिट करना है तो ड्यू डेट क्या होगा? 31st अक्टूबर। और अगर नॉर्मल प्रिजम्पटिव स्कीम में ऑडिट करने का जरूरत नहीं है, 1 करोड़ के अगर नीचे है, तो ड्यू डेट क्या होगा? 31st जुलाई। तो इसलिए यहाँ पर जो पॉइंट बोला है कि टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ओनली 31st अक्टूबर, ये गलत है। और ये एक्चुअली 1 करोड़ का वो जो 11.6 है ना, 10% के हिसाब से हिसाब लगा रहा है। 160 लाख का 10% इनकम माना जा रहा है, तो वो 11.6 लाख इनकम के हिसाब से, और आप टर्नओवर के हिसाब से जाओ तो 1 करोड़ हिसाब से, ठीक है, इसलिए वो 11.6 को
तो ये था रिटर्न फाइलिंग के ऊपर। इसका ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा देख सकते हो आप लोग प्लीज। इसको थोड़ा ना, ये 2 और 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा घर पे देखिएगा, डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा। मैं एक बार 2 नंबर क्वेश्चन बोल देता हूँ क्या पूछना है। अच्छा है क्वेश्चन। मिस्टर बेनीथ एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। माने वो डिफॉल्ट टैक्स से, डिफॉल्ट टैक्स माने न्यू न्यू रेजिम से शिफ्ट आउट कर रहे हैं अंडर 15115 बीएस एंड सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, दैट इज ओल्ड रेजिम, है ना। On 12th September 2024 for assessment year 24-25 consisting of income under the head salary, income from house property and bank interest. On 12/12/2024 he realized that he had not claimed deduction under section 80 TTA, ठीक है, मैंने उसने TTA के तहत इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं किया in respect of his interest income on the savings bank account. He wants to revise his return of income, इसलिए वो चाहता है कि रिटर्न को रिवाइज करे, ठीक है। Can he do so? Examine, would your answer be different if he discovered this omission on 21st March 2025? अगर ये बात उसको 21 मार्च 2025 को पता चलता है तो फिर भी क्या वो कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन तो तभी समझ में आएगा जब आपको प्रोविजंस का पता हो, नहीं तो क्वेश्चन क्या भाड़ में, कितना क्वेश्चन कर लो फर्क नहीं पड़ता। ये वाला ना, देखो मिस्टर बेनिथ का इनकम कहां से है, सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्स से। He does not fall under the category of a person whose accounts are required to be audited, क्योंकि ऑडिट करने के लिए तो बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम होना चाहिए, तो फिर 44A भी तो लागू नहीं हो रहा। Therefore, the due date for filing return of income for 24-25 under 139(1) in this case is 31st July 24. And since Mr. Beneath had submitted his return only on 12 September 2024, the said return is a belated return, है ना, क्योंकि उसने तो 12 सितंबर को किया है जहां पर उसको 31 जुलाई को करना चाहिए, और वो कौन सा सेक्शन में हो रहा है, 139 सबसेक्शन 4 के तहत हो रहा है। तो एज पर सेक्शन 139(5) सबसेक्शन 5, a return furnished under 139(1) or a belated return 139 subsection 4 can be revised. Can be revised. Therefore, Mr. Beneath can revise the return of income filed by him under section 139(4) in December 24 to claim deduction under section 80 TTA, जो interest का claim इसको करना है। Since the time limit for filing of revised return क्या है, is 3 months prior to the end of the relevant assessment year, that means 31/12/2024 मैंने दिसंबर के 31 तारीख के अंदर 2024 के अंदर वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन अगर वो ये चीज 21 मार्च 25 में करना चाहेगा वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो दिसंबर 31 क्रॉस कर गया, ठीक है। और मजा का बात है ये पूरा प्रोविजन हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके। बुझे যাচ্ছে किस लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, ये होता है सर। तो अगर आप थॉरो स्टडी करोगे ना, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे दे या फिर कुछ और दे दे, बट अगर आपका स्टडी प्रोविजन वाइज थॉरो है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एग्जैक्टली ये ना पूछ के कुछ और पूछ लिया तो क्या घबरा जाओगे, ठीक है सर। प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग एकदम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ेंगे, बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। तो जिन लोगों का बेसिक का इंतजार था वो घड़ी आ गया है। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।